This conference will now be recorded. अद्य मङ्गलवासरः अथवा भौमवासरः पौषशुद्ध नवमी दिनांक 11 जानेवारी 2022 चरक विमानस्थान अध्याय 5 शङ्खं चक्रं जलकान्दतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगतवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दुष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ॐ शांति शांति शांति। तो मेदोवहानां स्रोतसां वृक्कौ मूलं वपावहनं च। तो मेदह स्रोतस का मूल स्थान वृक्क और वपावहन ये है। तो मैं बात कर रहा था कि मूल रूप से अन्न और पानी इनका पचन महास्रोतस में होता रहता है। वहाँ सारकिट्ट विभाजन होकर सार भाग से आहार रस और फिर ये रस धातु वगैरह बनते हैं और किट्ट भाग से घन और द्रव किट्ट अलग हो जाते हैं। उसमें द्रव किट्ट से मूत्र इस प्रकार से बनता है और यही हमारे हिसाब में मूत्र का निर्मिति का स्थान इस प्रकार का है। अभी मॉडर्न मेडिसिन में यूरिनरी apparatus जो बताया वो किडनी में रक्त आता है और फिल्ट्रेशन होता है और फिर जो अनावश्यक भाग है वो बाहर फेंके जाते हैं तो रक्त शुद्ध इस प्रकार का होता है। और वहाँ मूत्र की निर्मिति होती है, मूत्र के द्वारा वो बाहर निष्कासित किया जाता है। अब बात ऐसी है कि किडनी फेलियर के पेशेंट्स हम ज़्यादा अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं एलोपैथी के हिसाब से देखा जाए तो, और उसका मूल कारण हम केवल किडनी को नहीं देखते। हम दिनचर्या कैसी है, कब उठते हैं, कब सोते हैं और क्या-क्या खाते पीते हैं वगैरह वगैरह, और खास करके पानी कितना पीते हैं। इन सभी बातों पर ध्यान देते हुए हम ये कोशिश करते हैं कि मूल रूप से पचन में सुधार आवे। तो वहाँ पे मूत्र की निर्मिति अगर अच्छी तरीके से होना आरंभ होता है पक्वाशय में ही, तो काफ़ी हद तक रिलीफ हो जाता है। आगे चलकर वो क्लेद अगर वहीं पे रक्त में रह गया तो फिर प्रमेह के माध्यम से उसको निकाला जा सकता है। और वहाँ वृक्क का निर्देश है, बहुवद्धं मांसम मेदः शरीरजं च क्लेदः, ये सब भाव प्रमेह में दूष्य इस प्रकार के हैं। तो ये क्लेद आगे चला गया जिसका पचन होकर वो निकल जाना चाहिए था महास्रोत से ही, वो अगर आगे चला गया तो फिर उसको निकालने के लिए शरीर मधुमेह का प्रमेह का तरीका अपनाती है और उसके जरिए ये
क्लेद मेदोस्रोतस का जो मूल स्थान वृक्क है उस वहां से सीधे बस्ती में आ जाता है और बाहर फेंका जाता है। और अगर उसके भी आगे में निकल गया तो मज्जमेह या फिर ओजोमेह इस प्रकार के बताए गए हैं। तो ये असाध्य इस प्रकार के हो जाए, वातजमेह के प्रकार है और असाध्य इस प्रकार के बताए गए हैं। तो शुरुआत तो हमें पचन संस्था से ही करनी है, और वहां पे काम बात नहीं बनती तो फिर आगे के बारे में सोचना है। तो ये एक इसमें अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। और वपावहन ये मेद का विनियोग स्थान इस प्रकार का है, वृक्क ये मूल स्थान इस प्रकार का है। अभी इस प्रकार के जो निर्देश मिलते हैं उसके अनुसार जो भी डिसीजेस मॉडर्न मेडिसिन में अवयव संबद्ध बताए गए हैं उनके बारे में हमें कैसे सोचना है, ये एक बड़ी समस्या इस प्रकार की है। जैसे कि रीनल सेल कार्सिनोमा आरसीसी काफी पाया जाता है, वृक्क से जुड़ा है। तो उसको हम किस प्रकार से समझेंगे? तो एक तरीका थोड़ा सा होता है कि मेदोस्रोतस का मूल स्थान है तो मेदक पाचक जो है उसका प्रयोग तो उसमें करो। निर्मिति किस प्रकार से है उसके आधार पर उन धातुओं के पाचकों का प्रयोग करो, ये बात इसमें हो सकती है। और वैसे देखा जाए तो पचन की शुरुआत तो सभी में ही करनी है, कि दिनचर्या, ऋतुचर्या या फिर आहार विधि विशेषायतन ये सभी रोगियों में देखने ही है, और वहां से दुरुस्ती की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए। तो ही आगे बढ़कर ये विभिन्न धातुओं में स्थित दोष जो है उनके बारे में हम कुछ कर सकेंगे। तो अभी अवयव संबद्ध इस प्रकार के काफी रोग होते हैं, और उन सभी के बारे में आयुर्वेद की दृष्टि से उसको देखे, ये एक बड़ी समस्या इस प्रकार की है। जैसे कि ब्रेन है, ब्रेन में भी मेनिंजियोमा जैसे नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर है, या फिर एस्ट्रोसाइटोमा ग्लायोब्लास्टोमा ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है, या मेटास्टेसिस हो जाता है ब्रेन में। तो उन सभी के बारे में हम कैसे सोचेंगे, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। अस्थिवानां स्रोतसां मेदो मूलम जघनंच। अस्थिव स्रोतस का मेद ये मूल है और जघन ये मूल है। तो यहाँ भी मेदो मूल यानी कि क्या, कौन सा मेद, ये एक सवाल रहता है। और जैसे माउस के बारे में तकलीफ होती है स्नायुर्मूलन त्वक्च इस प्रकार से, उसी प्रकार से मेदोमूलम जघनंच, या फिर आगे चलकर जो मज्जहानां स्रोतसम अस्थि मूलम संधयश्च, अस्थि और संधि ये मूल मज्जह स्रोतस के इस प्रकार के बताए गए हैं। तो इसका अनुमान लगाना, इसके बारे में सोचना काफी मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है। और इस स्रोतस की व्याप्ति कहाँ से कहाँ है ये समझना काफी मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है। तो अभी भी ये सवाल मन में रहते ही है कि इन स्रोतसों को कैसे समझे, और उनके बारे में अगर विकार होते हैं, रोग होते हैं, तो एक लक्षणों के आधार पर या फिर कारणों के आधार पर उसके बारे में सोचना ये पॉसिबल है, लेकिन एनाटॉमिकली कनेक्शन ले पाना काफी मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में क्लिनिकल एक्सपीरियंस यही सबसे अहम भूमिका निभाता है, और उसी को सामने रखकर हमें आगे चलना चाहिए।
शुक्रवारां सर्वानां स्रोतसां वृषणो मूलं शेफश्च। शुक्रवार स्रोतस का मूल वृषण और शेफ इस प्रकार का है। अब यह पुरुषों के हिसाब से तो सही इस प्रकार का है। सुश्रुताचार्य ने गर्भाशय आर्तव स्रोतस ये भी अलग इस प्रकार का बताया है। स्त्रियों में जो होने वाला इस प्रकार का है। और दूसरी चीज इसमें ऐसी है कि शुक्र इस प्रकार से स्त्रियों में भी अगर शुक्र होता है तो उसका स्थान किस प्रकार का रहेगा। शेफ का कोई संबंध इस पे तो नहीं रहेगा इस प्रकार से। और शुक्रधरा कला सर्व शरीर व्यापिनी बताई गई है। ये भी एक अजीब माहौल है, अलग माहौल है। और अंगात अंगात संभवसी ये पुराण उपनिषदों में आता है। तो शुक्र जब बाहर निकलता है तो पूरे बदन से जैसे कि कोई उसको खींच कर वहां पे लाकर वृषण में लाकर उसको बाहर फेंक रहा है, इस प्रकार की अनुभूति होती है। तो शुक्र वह शुक्रधरा कला शुक्र वह स्रोतस इनमें क्या संबंध है, ये भी एक अलग बात इस प्रकार की होगी। और शुक्रवाहिनी दुष्यंत शस्त्रक्षाराग्नि कर्म भी शुक्र व स्रोत शस्त्रक्षार अग्निकर्म से दुष्ट होता है। ये एक अलग मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। खास करके एफएनएसी या बायोप्सी होने पर कैंसर बढ़ता है, ये काफी मरीजों का डॉक्टरों का अनुभव है। ऐसे हालात में शुक्र दृष्टि का समर्थन होता है कि शस्त्रक्षाराग्नि कर्म से ये शुक्र व स्रोतस की दृष्टि होती है। और शुक्रधरा कला सर्व शरीर व्यापिनी होने के कारण कहीं भी कैंसर हो तो उसको वो बिगाड़ने वाला इस प्रकार का होता है और फिर उसके जरिए ये डिसीज में बढ़ोतरी होती है। तो ये काफी देखा इस प्रकार का जाता है। तो मैं सुझाव देते रहता हूं कि अगर बायोप्सी करने से कुछ फायदा नहीं है, आदमी बूढ़ा है या फिर डिसीज काफी फैल चुका है पूरे बदन में इस प्रकार से, तो बायोप्सी करने से तो और बढ़ोतरी उसके मिलेगी। और आगे कुछ नहीं कर पा रहे हैं, केमोथेरेपी रेडिएशन कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो बेटर ऑप्शन है बायोप्सी न करे, एफएनएसी न करे, वैसे ही ट्रीट करे। इसमें सिर्फ ये संदेह हो सकता है कि वो कैंसर था या नहीं था। अगर पेशेंट सुधर गया तो बाद में लोग कह सकते कि अरे वो कैंसर था ही नहीं, क्योंकि बायोप्सी का प्रूफ नहीं है। तो मैं पूछता हूँ हमारा मकसद क्या है? पेशेंट ठीक रहना मकसद है या प्रूवन केस ऑफ कैंसर और बिगड़ गई ऐसा सिद्ध करने का मतलब है इस प्रकार से? तो हमारा मकसद होना चाहिए कि पेशेंट अच्छा रहे, चाहे उसका निदान कैंसर हो या न हो इस प्रकार से। हमारे यहाँ ऐसा हुआ था कि एक लिवर कैंसर का मरीज था और उसका दामाद रेडियोलॉजिस्ट था खुद। उसने खुद सोनोग्राफी करी और बताया कि इसको लिवर कैंसर है इस प्रकार से, और लेके आया हमारे तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ में। तो हमारे साथ ऑन्कोलॉजिस्ट काम करता था। वो बोला बायोप्सी का प्रूफ कहाँ है? तो रेडियोलॉजिस्ट ने कहा दिया कि नहीं, मैं बायोप्सी नहीं करूँगा, मुझे मालूम है बायोप्सी से बढ़ जाएगा और मुझे संदेह नहीं है कि कैंसर ही है, मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बड़ी मुसीबत हो गई है, दोनों आपस में झगड़ने लगे वहीं पे। तो ऑन्कोलॉजिस्ट कह रहा था नहीं नहीं, बायोप्सी का अगर प्रूफ नहीं है तो हम इसको प्रोटोकॉल में नहीं ले सकते हैं इस प्रकार से। फिर मैंने कहा कि ठीक है, अगर कैंसर में प्रोटोकॉल में केस लेनी है नहीं लेनी है इसका हम आगे सोचेंगे उसके बारे में। हमारी ओपीडी है सामान्य, तो उसमें हम ले सकते हैं और उसमें ट्रीटमेंट दे सकते हैं कैंसर की, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें ट्रीटमेंट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो मान गए, लेकिन मैंने कहा कि अगर दूसरी कोई टेस्ट है क्या जिसके जरिए हम ये लिवर कैंसर है बता सकते हैं, तो
उसने कहा कि अल्फा फेटोप्रोटीन तो कम से कम करो। अल्फा प्रोटीन फेटोप्रोटीन जब किया तो वो 40 आया। तो 10 है नॉर्मल वैल्यू। तो बोला कि 40 का कोई मतलब नहीं है, 1000 से आगे होगा तो ही ये लिवर कैंसर कह सकते हैं। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, रहने दो, हम ऐसे ही ये आगे चलाएंगे इसको। ट्रीटमेंट चली रही। उनके हिसाब से 6 महीने का आयुष था, 1.5 बरस तक वो अच्छा रहा। फिर बाद में 3 महीने के बाद हमने फिर से अल्फा प्रोटीन किया, वो 2400 आ गया। तो फिर ऑन्कोलॉजिस्ट का कहना था, मैं कह सकता हूँ कि 99.99% ये कैंसर है, लिवर कैंसर है। लेकिन फिर भी 0.01% बता सकते हैं कि नहीं होगा। मैंने कहा छोड़ दो, हमें कोई लेना देना नहीं है। पेशेंट अच्छा है, दूध पी रहा है और जनरल कंडीशन अच्छी है। एक्चुअली ये 67 वर्ष का था, उसकी माँ 92 बरस की थी। उसका बुढ़ापे के कारण देहांत हो गया और इसकी बहुत लगन थी माँ से। तो डिप्रेशन में चला गया और फिर मौत हुई 1.5 बरस के बाद। कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि अगर ऐसी स्थिति है कि आगे चलकर हम एलोपैथी में कुछ नहीं कर पाने वाले हैं इस प्रकार से, तो करना क्या है? उसका मतलब ही नहीं है कि उसकी बायोप्सी करे, छेड़छाड़ करे और उसको बढ़ने के लिए बहुत भारी स्कोप दे दे। या उम्र 80 से ऊपर है फिर भी बायोप्सी एफएनएसी करवाते हैं। सिर्फ यही कारण होता है कि उनकी केमोथेरेपी उसके बगैर हो नहीं सकती, और ये सोचते हैं कि हाँ, कोशिश करेंगे केमोथेरेपी देने की वगैरह इस प्रकार से। तो हमारा मकसद क्या है, उद्दिष्ट क्या है, ये ध्यान में लेना बहुत जरूरी है। इस प्रकार का रहेगा। और फिर योग्य निर्णय करना है कि बायोप्सी करनी है नहीं करनी है। मैं एक एक्सीजन बायोप्सी का ऑप्शन देता हूँ। अगर इन टोटो कैंसर ट्यूमर निकाला जा सकता है, ये काफ़ी कम लोगों में कंडीशन दिखाई देती है, ब्रेस्ट कैंसर में कभी कभी दिखाई देती है, तो एक्सीजन बायोप्सी करो और फिर हिस्टोपैथ में दे दो। या गर्भाशय का कैंसर है, टोटल हिस्टेक्टमी करो। और अगर उम्र कम है तो उफरेक्टमी मत करना, सिर्फ हिस्टेक्टमी करना। अभी पेट स्कैन के जरिए ये पता चल सकता है कि अन्यत्र कहीं स्प्रेड है नहीं है, लेकिन फिर भी ओपन करने के बाद ही सच जो है वो सामने आता है। इसमें ज़्यादा निर्भर नहीं रह सकते हैं। फिर भी हिस्टेक्टोमी करवा लेना ये बेटर ऑप्शन इस प्रकार का रहेगा, और फिर उसको हिस्टोपैथ के लिए भेज देना। और फिर उसमें कैंसर कंफर्म होता है तो ये बताते रहते हैं कि चलो अभी केमो करो वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि सोच समझकर निर्णय करना है। केवल डायग्नोसिस के लिए डायग्नोसिस ये बात नहीं होनी है। डायग्नोसिस का अंतिम फल चिकित्सा है। ये निदान हो गया तो इसके आधार पर ये चिकित्सा करनी है। अगर वो नहीं कर पाएंगे तो कोई मतलब ही नहीं डायग्नोसिस करके छोड़ देने का इस प्रकार से। और खास करके कैंसर के मरीज को, जबकि ये एफएनएसी और बायोप्सी बहुत पीड़ा बढ़ाती है, तेजी से डिसीज बढ़ता है, तो इस प्रकार से वो करना योग्य इस प्रकार का नहीं है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इन सभी के बारे में हम गहराई में जाकर सोचे और सही क्या है उस समय में ये देखने की कोशिश करें, योग्य क्या है ये देखने की कोशिश करें इस प्रकार से। प्रदुष्टानां तु खलु येषां रसादिव स्रोतसां विज्ञानानि उक्तानि विविधाशितपीतीये। यान्येव हि धातूनां प्रदोषविज्ञानानि तान्येव तस्मात् प्रदुष्टानां धातुस्रोतसाम्। तो ये अगर प्रदुष्ट हो जाते हैं तो उसका जो विज्ञान है वो चरक सूत्रस्थान 28वें अध्याय में बताया गया है। तो विविधाशित पीति ये जो अध्याय है
यान्यवे धातूनां प्रदोष विज्ञानानि, धातुओं के प्रदोष के बारे में जो ज्ञान है वही स्रोत के स्रोतस के दृष्टि का ज्ञान इस प्रकार का है। तो ये आयुर्वेदिक खासियत इस प्रकार की रहेगी कि हमारे दृष्टि से कौन सा दूष्य है। अश्रद्धा चारुचिष्टास्य वैरस्य मरसज्ञता वगैरह जो रस प्रदोष रोगा वगैरह बताया गया है, उन लक्षणों को ध्यान में रखते हुए हमें ये सोच लेना है कि रसव श्रुतस दुष्ट हो गया है और फिर रसपाचक का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जो इसके आगे विमान स्थान में ही स्रोत दृष्टि के कारण बताए गए हैं। रसवाहिनी दुष्यंत चिंत्यानाम चाति चिंतनात् वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो उन कारणों के आधार पर भी हम दूष्य विनिश्चय कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि स्रोतोदृष्टि कारण और स्रोतोदृष्टि लक्षण, इन दोनों के आधार पर विशिष्ट स्रोतस इसमें इन्वॉल्व हुआ है, ये हम सोच सकेंगे और वो एलोपैथी के हिसाब से कुछ अलग ही होगा। खास करके रसव स्रोतस की दृष्टि है, ये एलोपैथी में समझ पाना काफी मुश्किल इस प्रकार का है। तो हमारे हिसाब में चिंत्यानाम चाति चिंतनात् वगैरह गुरुशित मध्यस्निग्ध मतिमातम समझनाताम इस प्रकार की बात होती है। तो रसव स्रोतस की दृष्टि है, रक्तव स्रोतस की दृष्टि है वगैरह वगैरह, इन सभी बातों का पता चल पाता है। और फिर कम से कम उनके जो पाचक है वो तो दे सकते हैं, क्योंकि दोष उन धातुओं में स्थित इस प्रकार के हैं। आगे चलकर उसके बारे में जो भी रसायन चिकित्सा हो वो भी उन दोषों के अनुसार हम दे सकते हैं, और ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। तो तानीव यथासं प्रदुष्टानां धातु स्रोतसां मूत्रवाहानां स्रोतसां बस्तिर्मूलं वक्षणं च। बस्तिर्मूलं वक्षणं च, मूत्र व स्रोतस का बस्ती और वंक्षण ये मूल है। अभी गणनाथ सेन ने जो आयुर्वेदीय शारीर इस प्रकार का लिखने की कोशिश की है, पूरे एनाटॉमी को उन्होंने संस्कृत में उतारा है। एलोपैथी के एनाटॉमी को। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि बस्तिर्मूलम वृक्कौ च इति पाठश्चेत साधु, इस प्रकार से उन्होंने लिख दिया है वहां पे। तो वो तो सरासर एलोपैथी का भाषांतर है। उसमें कोई संदेह इस प्रकार की बात नहीं है। इंटीग्रेटेड अप्रोच अगर रखना है तो एक अलग बात इस प्रकार की होगी। और वंशण से क्या ले, ये भी एक अहम मुद्दा है कि वंशण किस प्रकार का अवयव हम पकड़ेंगे इस प्रकार से, और वहां से ये बस्ती में मूत्र कैसे आता है। पक्वाशय गतास तत्र नाड्य मूत्र वहां से, यहाँ ये जो बात बताई गई है, तो वहां से वंशण से होकर ये बस्ती में आता है क्या, ऐसा थोड़ा सोचना इस प्रकार का पड़ेगा। दातार गुरु जी के उदर परीक्षण में प्यूबिक सिम्फाइसिस के ऊपर परीक्षा की जाती है और वहां पे गौरव जाके इस प्रकार का है। तो मूत्र व स्रोतस या वृक्क वो बोलते हैं उसको, इसकी दृष्टि है ऐसा वो बताते थे, और फिर गोक्षरादि गुगुल हरुड़ वगैरह इनका प्रयोग होता था। अभी भी उनके फॉलोअर्स इस प्रकार से करते रहते हैं। तो ये कौन सा अवयव है, ये कैसे समझेंगे, ये एक अलग इस प्रकार की बात होगी। प्रदुष्टानां तु कोले येषाम् इदं विशेष विज्ञानं भवति। तद् यथा अतिसृष्टम् अतिबद्धं प्रकुपितम् अल्पाल्पम् अभीक्ष्णं वा महलं सशूलं मूत्रयन्तं दृष्ट्वा मूत्रवाहिन्यस्य स्रोतांसि प्रदुष्टानि इति विद्या। तो ये मूत्र व स्रोतस प्रदुष्ट होने पर ये विशेष विज्ञान होता है। अतिसृष्ट अतिबद्ध, बहुत ही ज्यादा मात्रा में मूत्र परिवर्तन हो रहा है, बहुत ही कम इस प्रकार का हो रहा है। प्रकुपितम अल्पाल्पम अभीक्ष्णम, थोड़ा थोड़ा और बार बार इस प्रकार का। बहलम सशूलम मूत्रयंत्वम,
और बहल थोड़ा घन इस प्रकार का, और सशूल ये देखकर मूत्रवाहिनी ऐसा स्रोतांश से प्रदुष्टानी थी विद्या, उसका मूत्र व स्रोत बिगड़ गया है ये समझो। अब ब्लैडर कैंसर के मरीज मिलते हैं इसमें मसल इन्वेजिव नॉन मसल इन्वेजिव दो प्रकार के होते हैं, और मसल इन्वेजिव काफ़ी दुस्तर है ट्रीट करने के लिए, क्योंकि वो पेरिटोनियम में उनका स्प्रेड हो सकता है। तो मसल इन्वेजिव अगर है तो ब्लैडर रिमूव करने की सलाह मिलती रहती है और कई मरीजों में ब्लैडर ब्लैडर रिमूव भी हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम कैसे ट्रीट करेंगे ये अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। और लक्षणों में सरक सशूल मूत्र प्रवृत्ति, इतना ही लक्षण दिखता है। और शुरू की अवस्था में पेनलेस इमेचुरिया, कुछ भी शूल नहीं है, दाह नहीं है, और रक्त निकल रहा है, इस प्रकार की भी संप्राप्ति दिखाई देती है, इस प्रकार का लक्षण दिखाई देता है। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि ये सामान्य सिम्टम नहीं है। पेनलेस इमेचुरिया, इसको नजरअंदाज नहीं करना है, उसको गौरव से देखना है, और कम से कम सोनोग्राफी तो करवानी है। चाहे किडनी में कैंसर हो सकता है, चाहे ब्लैडर में कैंसर हो सकता है तो अब ये सोनोग्राफी, फिर आगे सीटी स्कैन वगैरह से इसका पता चलता है। और फिर उसको गंभीरता से लेना है, आगे उसके बारे में कैसे सोचना है, क्या करना है, इसके बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा। बहल थिक, पाण्यापेक्षा तेल बहल आहे. हाँ ठीक ऐसा है, पानी के मुकाबले में ये ज़्यादा बहल इस प्रकार का होता है। अब बहल और बहुल ऐसे दो शब्द आते हैं। बहुल का मतलब प्रमाण, क्वांटिटी ज़्यादा होना, और बहल का थिकनेस ज़्यादा होना, इस प्रकार से। फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी तेल की पानी से कम रहती है, इसलिए तेल पानी पर तैरता है, ये अहम मुद्दा रहेगा। हमारे पास एक ब्लैडर कैंसर की इस प्रकार की केस आई थी, और वो एक कपड़े की दुकान में सेल्समैन था। एयर कंडीशन शॉप था, और जो भी कस्टमर्स आते थे उनको चाय कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पिलाता था, और खुद भी पीता था। और भीड़ काफ़ी रहती थी, तो वो पेशाब जा नहीं पाता था, रोकता रहता था पेशाब, और फिर बाद में उसको ब्लैडर कैंसर हुआ। अब स्थिति ऐसी हुई कि वो मसल इन्वेजिव था, तो डॉक्टर ने सलाह दी कि ब्लैडर निकाल देना चाहिए। तो हमारे पास आया। मैंने कहा कि मुझे कम से कम 3 महीने चाहिए, कि होगा नहीं होगा ये देखने के लिए। मैं गारंटी नहीं दे सकता कि ठीक कर पाएगा, ठीक कर, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं इस प्रकार से। तो तैयार था वो करने के लिए। तो फिर याच्यात ते म्यूट करायचं कुठं ऑप्शनच नाही वाटतं याच्यात काय. तुझं चालू आहे का? मैंने म्यूट कर रहा था यहीं से, मेरे यहाँ से किया तुमने? चैटिंग में डाल देना म्यूट करने के लिए। क्रिएट अभी इसमें म्यूट करने का ऑप्शन आता था, ऊपर ही आता था। हाँ पहले यही आता था इनमें। हाँ ठीक है, अपने अपने को माइक को म्यूट करें। म्यूट कर लें। हाँ। तो फिर हमने
उस मरीज में ये मूत्र वेगावरोध को ध्यान में रखते हुए अवपीड़क स्नेहपान करवाया और बस्ती दे दिए डायरेक्टली बस्ती में इस प्रकार से। तो काफ़ी फायदा इसका हुआ। 3 महीने के बाद फिर से सिस्टोस्कोपी हुई तो वो मसल इन्वेजिव नहीं रहा था लोकल थोड़ा सा इरोजन था तो टीयूआरबीटी कर दी। फिर 1 बरस के बाद फिर से एक बार सिस्टोस्कोपी हुई, उसमें भी ऐसा ही रहा कि लोकल इन्वेजिव इस प्रकार का है, मसल इन्वेजिव नहीं था। फिर एक बार टीयूआरबीटी की, फिर 1 बरस के बाद और एक बार टीयूआरबीटी करनी पड़ी। उसके बाद में वो ठीक हो गया। फिर आगे नौबत कोई नहीं आई। ये काफ़ी पुरानी केस है, 1918 1998-99 इसकी केस है। तो अभी तो काफ़ी बरस हो चुके हैं इसके 22-23 बरस हो गए। तो जहाँ हमें संप्राप्ति अच्छी तरीके से ध्यान में आती है तो उत्तर बस्ती का इसमें ज़्यादा अच्छा रोल रहा और अवबिड़ का स्नेहपान का ज़्यादा अच्छा इस प्रकार का रोल रहा। तो इस प्रकार से इसमें हम देख सकते हैं कि कैसे अच्छे रिजल्ट इसमें पा सकते हैं। तो बहलम सशूलम मूत्रयंत्रम, लेकिन ये सशूल वगैरह इस प्रकार का भी नहीं है तो भी कैंसर हो सकता है शुरू की अवस्था में। अभी यूरिन साइटोलॉजी की जाती है परीक्षा और उसके जरिए अगर यूरिनरी apparatus में कहीं कैंसर है तो पता चलता है। मुझे ये बात वियन्ना में पता चली। मेरी एक वहाँ ऑन्कोलॉजिस्ट से मुलाकात हुई और उनका कहना था कि अब हम ये बाकी परीक्षण ज़्यादा बताते नहीं हैं, यूरिन साइटोलॉजी करवाते रहते हैं और उसके जरिए पता चलता है। तो फिर मैंने पुणे में पूछा तो पता चला कि अजित गोविल करके यहाँ यूरिन साइटोलॉजी होती है एजी डायग्नोस्टिक्स में। तो मैं अभी यहाँ पे सुझाव देता हूँ कि यूरिन साइटोलॉजी करवा लो इस प्रकार से। तो ये एक बात अहम इस प्रकार की रहेगी और इसमें से वो कैंसर के जो ट्यूमर है उसके टुकड़े टुकड़े निकलते रहते हैं, वो कभी कभी अटक जाते हैं तो ये मूत्र जठर जैसा हो जाता है और जब वो थोड़ा दूर हो जाते हैं तो मूत्र निकलता है, नहीं तो कैथेटर डालना पड़ता है। तो ये काफ़ी वैसे मुश्किल इस प्रकार का है। मेरे पास एक बहुत ही दूसरी प्रकार की केस थी, अजीब थी। ओरिजिनल ब्रेस्ट कैंसर था और उसको 5 बरस हो गए और छठे बरस में लंग, लीवर, यूटेरस और ओवरी इसमें कैंसर स्प्रेड हो गया। अभी एक अजीब माहौल था कि बोल रहे थे डॉक्टर कि 5 बरस हो गए हैं तो ये नया है कैंसर पहले वाले से कोई ताल्लुक इस प्रकार का नहीं है। अभी नहीं मानते इस प्रकार से, अभी मानते हैं कि 10-15 बरस 20 बरसों के बाद भी ओरिजिनल कैंसर उभर आता है। अभी ये इस प्रकार का है। तो इसकी हालत बहुत खराब थी और लंग्स में था तो सांस फूलती थी, प्लेरल एफिजन था और उम्र भी ज़्यादा थी, 72 उम्र थी। तो मैंने दवाइयाँ शुरू कर दी, दूध पे रखा और मैं बाहर गाँव गया। मैं 8-15 दिन में आने वाला था इस प्रकार से। तो जब हम वापस आए तो मुझे पहली आशंका वही थी कि ये इसका क्या हुआ होगा। तो बोली नहीं, मेरा तो बिल्कुल अच्छा चल रहा है, 1.5-2 लीटर दूध जा रहा है, कुछ तकलीफ नहीं है, सांस भी नहीं फूल रही है, पेट में दर्द नहीं है, कुछ नहीं है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से उसका 1.5 बरस अच्छा गया इसी तरीके से। फिर बाद में तकलीफ शुरू हुई और फिर 6 महीने के बाद देहांत इस प्रकार का हो गया। तो एक इसमें अहम मुद्दा इस प्रकार का रहता है। उसमें एक नौबत आई कि यूटेरस में था स्प्रेड और एक दिन मूत्र संघ हो गया।
और काफ़ी पेट फूल गया। तो कैसे करेंगे ऐसा मैं सोच रहा था कि कैथेटर रजिस्टर करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो प्रेशर सिम्टम था। ये ब्लैडर में कुछ नहीं था, लेकिन गर्भाशय के सप्रेशन से मूत्र बंद हो गया था। लेकिन उस बार पहली बार मैंने क्षार का प्रयोग किया, यवक क्षार घी के साथ उसको दे दिया, थोड़ी ज़्यादा मात्रा में इस प्रकार से, और उससे अवरोध दूर हो गया। मूत्र निकल आया, तो फिर आगे नौबत नहीं रही। और उस समय में हर रोज सुबह उसका फोन आता था, आज ये हुआ वो हुआ। जब वो बिगड़ने लगी तो हर रोज सुबह उसका पहला फोन आता था 7 बजे की, ऐसा है वैसा है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो ये काफी मुश्किल इस प्रकार का मामला है। लेकिन ऐसे टुकड़े टुकड़े निकलते रहते हैं, तो भी ट्यूमर कम होता है। टीआरबीटी करके अंदर से जला देते हैं, लेकिन ये एक तरीके से सर्जरी होती रहे, शरीर खुद ही उसको बाहर निकालने की कोशिश करता रहता है, तो ये भी एक अच्छा इस प्रकार का होता है। तो ब्लॅडर कॅन्सर वैसे भी काफ़ी वर्षा किती कशाबरोबर, वो मेरे ख्याल में 120 इतना ही मिलीग्राम था, और घी के साथ दिया था, शायद बस्तिया में दूध के साथ दिया होगा, मुझे अभी पक्का याद नहीं है। ऐसे वायदे में उत्तर बस्ती की सीटिंग कितनी करनी पड़ती है और कितने दिन कंटिन्यूस कर सकते हैं? हम हफ्ते में 2 बार करते थे। और सहचर तेल डाल के वीरतरादी काढ़ा देते थे 40 ml का। तो अभी मुझे वीरतरादी की मात्रा मालूम नहीं है, लेकिन 40 ml और उसमें 10 ml सहचर तेल डाल के ताज़ा काढ़ा बना के उसमें सहचर तेल डाल के देते थे उत्तर बस्ती के लिए, घी सोबत। हाँ, तो ये जो यवक्षार दिया था वो घी के साथ इस प्रकार का दिया था। और मूत्र संघ तो उस समय में दूर हो गया, ये अहम चीज उस समय में रही। पुरीशवानां स्रोतसां पक्वाशयो मूलम स्थूल गुदंच। तो पुरीशव स्रोतस का पक्वाशय और स्थूल गुद ये है। प्रदुष्टानां तु खलु येषामिदं विशेषविज्ञानं भवति, तद्यथा कृष्णेन अल्पाल्पं सशूलशब्दं सशब्दशूलम् अतिद्रवम् अतिग्रथितम् अतिबहु च उपविशन्तं दृष्ट्वा पुरीशवाहन्यस्य स्रोतांसि प्रदुष्टानि इति विद्या। अब स्थूल गुदो किसको कहेंगे, ये एक मुद्दा है। और रेक्टम या फिर जो 3 वली इस प्रकार की बताई गई है, इनको इसमें पकड़ सकते हैं। और रेक्टल कैंसर काफ़ी दिखाई देते हैं। तो अगर गुदा से थोड़ा ऊपर है तो शायद सर्जरी की बात हो सकती है एलोपैथी में। और एंड टू एंड एनास्टोमोसिस करते हैं, वो उतना भाग कट कर देते हैं और जो 2 सिरे हैं उनको जोड़ लेते हैं। और जनरली अगर कहीं दूसरी जगह स्प्रेड नहीं होता है तो इससे काफ़ी अच्छा रिलीफ मिल जाता है। लेकिन अगर गुदद्वार के बहुत नज़दीक इस प्रकार का होता है तो कोलोस्टमी की जाती है। तो वो बाहर निकालते हैं उसका जो मुख है वो, और फिर उसमें प्लास्टिक बैग लगाते हैं, उसमें ये संचय पुरुष का होता रहता है, जिसको दिन में 2-3 बार साफ करना पड़ता है इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि इन सभी मरीजों में हमें मरीज को देखकर कैसे करना है, क्या करना है, इन बातों का ख्याल रखना है। एक निश्चित रूप से ऐसा ही करना है ऐसा नहीं बता सकते इस प्रकार से। और एक बार कोलोस्टमी हो गई तो फिर वहां तक औषध पहुंचना ये एक मुश्किल बात हो जाती है। जब तक वहां का कनेक्शन है महास्रोत से,
तब तक दवा आसानी से वहाँ पर पहुँच सकती है। एलोपैथी में जो केमोथेरेपी वगैरह किया जाता है वो ब्लड के थ्रू वहाँ पे पहुँचना है, वो वहाँ जाते जाते बहुत सारे अन्य जगह भी जाती है केमोथेरेपी और फिर वो तकलीफ देती है। रेडिएशन स्थानिक इस प्रकार का हो सकता है और फिर उसके बारे में जरूर सोच सकते हैं। साउंड आए कि देर इज साउंड सो ये सिर्फ तुम्हारा प्रॉब्लम होगा। कृच्छ्रेण अल्पाल्पम सशब्दशूलम अतिद्रवम अतिग्रथितम अतिबहु। तो अल्प अल्प सशब्द सशूल द्रव अतिग्रथित अतिबहु, इस प्रकार का अगर इस प्रकार की अगर मल प्रवृत्ति होती है तो समझ लेना है कि ये पुरुष व स्रोतस बिगड़ गया है इस प्रकार। स्वेदवानां स्रोतसां मेदो मूलम लोमकूपाश्च। वेद व स्रोतस का मूल स्थान मेद है और लोमकूप है। अब ये बात थोड़ी अलगता से ध्यान में रखनी चाहिए क्योंकि मेदोह स्रोतस का मूल स्थान वृक्क है और स्वेदोह स्रोतस का मूल स्थान मेद है इस प्रकार से, और लोमकूप इस प्रकार से है। तो जबकि ये क्लेद पूरे शरीर में फैल जाता है और उसको निकालने का एक तरीका मेद से वृक्क, वृक्क से बस्ती ये होता है या फिर स्वेदन होता है। डायबिटीज के बारे में अभी बताते हैं कि रिगरस व्यायाम ये डायबिटीज की अच्छी दवा है। यहाँ बेंगलोर में कोई व्यक्ति काम करता था और केवल रिगरस व्यायाम से डायबिटीज से मुक्ति दिलवाता था। तो ये जो स्वेद निर्माण करना इस प्रकार का है, तो क्लेद को किसी ना किसी तरीके से बाहर निकलना है। मूत्र से क्लेद वाहनम और स्वेद से क्लेद विदुरति, ये अपोजिट कर्म इस प्रकार के बताए गए हैं। लेकिन मूत्र से क्लेद बाहर नहीं निकल रहा, वाहन जो है उसका नहीं हो रहा, तो शायद स्वेद के जरिए उसको बाहर निकाला जा सकता है और फिर क्लेद कम हो जाएगा तो डायबिटीज के लक्षण वगैरह वगैरह इस प्रकार से कम हो जाएंगे। तो एक वाटर बैलेंस शरीर में जो रखना है, कितना पानी पी रहे हैं, कितना बाहर जा रहा है और कितना कंजम्पशन उसका हो रहा है, ये विभिन्न अवयवों के जरिए जो काम में लाया जा रहा है इस प्रकार से। तो इसके बारे में थोड़ा सा अलगता से सोचना पड़ेगा। और क्लेद ज़्यादा नहीं बढ़े इसके लिए पानी पर पाबंदी होनी है, पानी कम से कम ही पीना है। उबाल के लेना है, नहीं तो ये लाजा सुवर्ण सिद्ध जल इस प्रकार का करके ले सकते हैं। और फिर वो भी कम ही लेना है। ये इसमें अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। तो मेद एक अहम धातु है दोनों के हिसाब से, मूत्र के हिसाब से भी और स्वेद के हिसाब से भी। तो मेदोवाहिनी दुष्यंती वारुण्याश्चाति सेवनात् वगैरह जो आगे आएंगे इसके हेतु, तो स्वतो दृष्टि के हेतु, तो उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना इस प्रकार का पड़ेगा। और खास करके जहाँ जहाँ मेद दूष्य है वहाँ इन सभी बातों को देखना पड़ेगा। अब मैं बहुत दिनों से ये सोच रहा था कि व्याधि और दूष्य इनका संबंध जुड़ा है संप्राप्ति के जरिए। दोषास्त्वंगमांस मेधांसि संदुष्य विविधा कृतिन मांसां कुरान अपानादो कुर्वन्त्यर्षां सितां जगुः, ये जो बात बताई गई है। तो अर्श में मांस मेद त्वक ये
दूष्य इस प्रकार के बताए गए हैं। वैसे प्रमेह में मांसमेध दूष्य है और कुष्ठ वगैरह में भी इस प्रकार के दूष्य है। तो इनमें कॉमन मेडिसिन कौन सी है? ये अगर हम देखेंगे तो इन दोषों पर वो काम करने वाली मेडिसिन है, ऐसा सोच सकते हैं. क्लिनिकमध्ये सीए केसेस घेताना पेशंटला इतरांपेक्षा खूप जास्त आठवा, खूप कमी घाम येतो, असे ऑलमोस्ट सगळे पेशंट, सीए पेशंट सांगतात. याचा विचार कसा करावा? बऱ्याच पेशंटमध्ये जन्मापासून असेच असते. जन्म से है वो एक अलग बात हुई, लेकिन एक्वायर्ड इस प्रकार से अगर है कि बाद में श्वेत प्रवर्तन कम हो गया है इस प्रकार से, तो मैं मानता हूं कि धातुओं में स्थित इस प्रकार के जो मल रहेंगे उनको अगर बाहर निकाल देना है इस प्रकार से, तो श्वेत एक अच्छा तरीका इस प्रकार का है. कोलटकर सर की एक अजीब केस इसमें लिखी गई है कि उसको पसीना बिल्कुल नहीं आता था और मेन कंप्लेंट कॉन्स्टिपेशन की थी, मलावष्टम था. तो सर ने उसको त्रिभुवन कीर्ति दे दी और त्रिभुवन कीर्ति देने से पसीना भी आना शुरू हो गया और कॉन्स्टिपेशन भी रिलीव हो गया. पुरुषमूत्र स्वेदांसिन सज्जंति कथंचन, ये स्वेद के स्वेदाध्याय में पहला ही सूत्र है इस प्रकार से. तो अगर स्वेदन भली भांति अच्छा इस प्रकार का होता है तो पुरुष मूत्र और रेतस ये ठहरते नहीं है, बाहर निकलते हैं, ऐसा कहा था, कहना था वहां पे. तो अगर ये तुम्हारा ऑब्जर्वेशन है कि बहुत सारे कैंसर मरीज में स्वेद प्रवर्तन ज्यादा होता नहीं है, बहुत ही कम होता है, तो स्वेदन ये कैंसर की चिकित्सा हो सकती है. इसको थोड़ा मैं गौर करूंगा. और स्तंभ लक्षण अगर उसमें है तो हमें तो स्वेदन के बारे में सोचना ही पड़ेगा फिर. तो थोड़ा मैं इसके बारे में सोचूंगा कि अगर इस प्रकार का ऑब्जर्वेशन है तो मैं भी थोड़ा देखूंगा कि किन किन मरीजों में इस प्रकार का मिलता है और फिर उनमें किस प्रकार से सोच सकते हैं और दवाइयों में किस प्रकार से परिवर्तन ला सकते हैं. तो जिसमें स्वेदन हो इस प्रकार की चिकित्सा देनी है. तो वैसे त्रिभुवन कीर्ति हमारे ट्रेडिशन में कभी ज्वर में नहीं दी जाती, कहवा का जो ज्वर है तो भी नहीं दी जाती. लेकिन कोलटकर सर ने इसके बारे में ये सोचा था. अत्यल्प स्वेद हे कुष्ठ पूर्व रूपात आले आहे, ये तो है अस्वेदनम अतिस्वेदनम इस प्रकार का कुष्ठ के पूर्व रूप में बताया गया है. लेकिन स्वेद का संबंध ज्यादा मेदो धातु से है, ये एक मुद्दा, और व्यांग से है. अगर मन अस्थिर हो जाता है या घबराहट हो जाती है तो पसीना पसीना इस प्रकार का हो जाता है. कुछ लोगों को हस्ततल पादतल में बहुत स्वेटिंग होता है. तो ये भी एक अलग माहौल है, उसका संबंध ज्यादा मानसिक भावों से होता है. तो ये बातें ध्यान में रखते हुए उनकी ट्रीटमेंट करनी है कि क्या देना है क्या नहीं देना है, उसके बारे में थोड़ा सोचना इस प्रकार का पड़ेगा. लेकिन मेदो मूलम लोमकूपाश्च, मेदो मूल और लोमकूप ये है. और सिरा का जो जालक है ये रोमकूपों से संबद्ध हो जाता है. नाभि प्रभव जो सिराएं बताई गई इस प्रकार से उनका संबंध रोमकूपों से, लोमकूपों से इस प्रकार से बताया गया है. तो एक रक्त का भी उसमें हम जोड़ सकते हैं और उसके जरिए थोड़ा देखना चाहिए कि
चिकित्सा में किस प्रकार से परिवर्तन कर पाएंगे. देयर विल बी लिमिटेशन टू हाउ मेनी डेज ट्रिकी कैन बी गिवन. व्हाट अदर Swedish मेडिसिन कैन बी गिवन. वैसे मुझे नहीं लगता कोलटकर सर ने ज़्यादा दी होगी. 1 हफ्ते में वो अगर ठीक हो गया होगा तो बंद कर दी होगी. मूल मुद्दा था कि स्वेद प्रवर्तन नहीं हो रहा है. अभी उदर की संप्राप्ति में भी दोषास्त्वंगों से वेदा नहीं. उद्वा योगासने में सूचना उदाहरणी तू ज्वर की संप्राप्ति में भी स्वेदावरोध है. उदर की संप्राप्ति में भी स्वेदावरोध इस प्रकार का है. और कहीं कहीं है वो देखना थोड़ा सा पड़ेगा. और स्नेह स्वेदन विधेयाध्याय में स्वेदन द्रव्य किस प्रकार का है उसके गुणकर्मों के बारे में लिखा है. तो वो प्रयोग में ला सकते हैं. अगरू वगैरह जैसे जो द्रव्य है वो इसमें काफी मात्रा में दे सकते हैं. और वैसे लक्ष्मी नारायण भी दे सकते हैं. अगर इसी के बारे में सोचना है महासुदर्शन चूर्ण भी दे सकते हैं. लेकिन गोलवलकर सर ने त्रिभुवन कीर्ति का प्रयोग किया था और सफल प्रयोग रहा और एक अनूठा विचार इस प्रकार का. ऐसे एक दूसरे केस के बारे में संधि पीड़ा ये लक्षण था. संधि में वेदना थी और सर ने गिरीश का प्रयोग किया था सुवर्णगिरी. तो मुझे समझा नहीं. मैं सेकंड ईयर थर्ड ईयर में था. तो सर मैंने कहा कि ये तो स्तंभन करने वाला है ये गिरीश. तो संधिवात में तो कभी देते नहीं है इस प्रकार से. तो बोले नहीं स्वेदाति योगाच्छर्दिश्च तत्र स्तंभनम औषधम संधि पीड़ा ज्वरश्राव रक्तमंडल दर्शनम स्वेदाति योगाच्छर्दिश्च. इसमें स्वेद के अतियोग से एक लक्षण उत्पन्न हुआ था और इसलिए गिरीश दिया. तो गिरीश देने से स्तंभन हो गया और संधिवात जो संधि पीड़ा थी वो भी चली गई इस प्रकार से. तो पिन पॉइंट डायग्नोसिस ये एक इसमें अहम मुद्दा इस प्रकार का है. और अगर इस प्रकार का हमारा डायग्नोसिस होता है तो फिर उसके सहारे एक अलग चिकित्सा इस प्रकार की हो सकती है. तो कितना देना है क्या देना है ये अलग से सोचेंगे. और फिर उसके बारे में बहस करनी पड़ेगी. तो मेदोमूलम लोमकूपाश्च ये एक अलग है. और जो नाभि प्रभव शिरा है उनका भी संबंध इस प्रकार के लोमकूपों से है. ये भी एक बात ध्यान में रखनी है. प्रदुष्टानान्तकुलेषाम् इदं विशेष विज्ञानं भवति तथा अस्वेदनम अतिस्वेदनम. ये जो अभी कुष्ठ में बताया जाता है अब पूर्व रूप में पारुष्यम अतिश्लक्षणता. पारुष्य या अतिश्लक्षणता तीक्ष्णता देखी जाती है. और कोलटकर सर का कहना था कि ये शुक्र क्षय से संबद्ध इस प्रकार की है. देखिए अभी स्वेदवसतस निर्देश आया है तो उसका स्वेदन के बारे में भी थोड़ा सोचना पड़ेगा. ऐसा लगता है. परिदाहम लोमहर्षं च दृष्ट्वा स्वेदवाहानि अस्य श्रुतां से प्रतुष्टानि इति विद्यात्. तो ये सब देखकर इसके स्वेदव स्रोतस दुष्ट हुए हैं ये समझ लेना इस प्रकार का है. तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये इस प्रकार के प्रदुष्टि की लक्षण जो बताए गए हैं उनको ध्यान में रखना है. अब ये आर्तव स्रोतस इसमें निर्देश नहीं है. सुश्रुत में निर्देश इस प्रकार का है. और फिर शस्त्रेण ताहा परिहरेत वगैरह इस प्रकार के सुश्रुताचार्य तो सर्जरी के मास्टर है. तो ट्रिकी ऑल्सो यूजफुल इन ड्राई एक्जिमा पेशेंट. हो सकता है अगर अस्वेदन ये लक्षण है तो स्वेदन करने से फायदा होगा इस प्रकार का. श्रोतांसि शिराधमन्यः रसायन्यः रसवाहिन्यः.
इसमें अंतर क्या करेंगे? रासायनिक प्रपद्याशु दोषादेह विकुर्वते, ये वाग्भट निदान स्थान में आया है। तो रस का आयन करने वाली और रसवाही, हाँ रसवाही तो शायद रस का वहन करने वाली, इस प्रकार से रसव स्रोत से संबद्ध, ऐसा कह सकते हैं। फिर भी दोनों में फर्क क्या करना है? नाड्यः पंथानः मार्गाः शरीर छिद्राणि संवृत असंवृतानि। तो संवृत या असंवृत इस प्रकार के शरीर के छिद्र स्थानानि आशयाः निकेताश्चेति शरीर धातु अवकाशानां लक्ष्यालक्षणां नामानि। तो शरीर धातु का जो अवकाश है, जो लक्ष्य या अलक्ष्य इस प्रकार के हैं, उनके नाम भवन्ति। तेषां प्रकोपात् शुक्र संबंधीची लक्षणता दिसते, ती थोडी चमकयुक्त दिसते। स्वेद संबद्ध लक्षणता तशी नसावी। संवृत यानी कि ढका गया, इस प्रकार से आवरण जिसके ऊपर है वो संवृत हो गई, और असंवृत जो ओपन है इस प्रकार की। तो ये थोड़ा देखना पड़ेगा कि लक्षणता विदाउट शाइनिंग इस प्रकार की कहाँ पे होती है क्या, और फिर उसको सुवेदः सूत्र से रिलेट कर सकेंगे। तेषां प्रकोपात् स्थानस्थाश्चैव मार्गकाश्चैव शरीरधातवः प्रकोपम् आपद्यन्ते, इतरेषां प्रकोपात् इतराणि। तो इनके प्रकोप से स्थानस्थ और मार्ग इस प्रकार के दोनों शरीर धातु का प्रकोप हो जाता है, और अन्य के प्रकोप से इतर भावों का प्रकोप हो जाता है। तो ये जो मार्ग धातु यहाँ पे बताया गया है, इसके आधार पर प्रभावकर सर कहते थे कि ये मार्ग धातु हमें देखने हैं, और फिर उनका तो वो सीधा रिलेशन एलोपैथी में करते थे, और वो काफ़ी सिंपल इस प्रकार का था। अभी के हिसाब में देखा जाए तो उसमें काफ़ी परिवर्तन इस प्रकार का आएगा। अब जब हम कैल्शियम को अस्थि धातु का मार्ग धातु वो बताते थे, सिर्फ कैल्शियम का इस बात नहीं है, विटामिन डी भी इसमें अहम भूमिका निभाने वाला इस प्रकार का है। तो दोनों को कहना पड़ेगा, और कोई कुछ इस प्रकार के भाव होंगे तो उसके बारे में सोचना इस प्रकार का पड़ेगा। स्रोतांसि स्रोतांस्येव धातवश्च धातूनेव प्रदुष्टयन्ति प्रदूषयन्ति प्रदुष्टाः। तो एक स्रोतस दूसरे स्रोतस को या धातु धातु को ही दुष्ट इस प्रकार का करता है, अगर वो खुद दुष्ट हो जाता है। तेषां सर्वेषामेव वातपित्तश्लेष्माणः प्रदुष्टा दूषयितारो भवन्ति दोषस्वभावात्। और इन सभी का वात पित्त कफ ये दुष्ट होने पर दूषण करने वाले होते हैं, दूषयितारो भवन्ति दोष स्वभावात्। हाँ, दोष के स्वभाव के जरिए इस प्रकार से वो होता है। तो ठीक है, आज नेटवर्क अच्छा मिला, तकलीफ नहीं आई, तो भगवान का शुक्रगुजार रहेंगे। और आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्. मार्गरक्त व स्थानस्थ रक्त कसे समजून घेता येईल, तसेच अन्य धातु संबंध. कल मुझे याद दिला ना, तो थोड़ा उसके बारे में बहस करेंगे.
शान्तिः विरम्यते व्याख्यानव्यापारः श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।